हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट चैप्टर 3 को स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री के, क्लास 12 की केमिस्ट्री के। तो यहाँ पर मैंने सोचा एक टॉपिक है जिसका नाम है ग्रुप ट्रेंड्स। तो यहाँ पर ग्रुप ट्रेंड्स पढ़ लेंगे हम, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि एटॉमिक रेडियस हो गया, कोवेलेंट रेडियस हो गया, और आयनिक रेडियस हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गई। 5 चीजों के बारे में आज हम करेंगे डिस्कशन कि ये चीजें 5 है क्या, इसको हम समझेंगे। उसके बाद हम इसको ग्रुप के अंदर भी देखेंगे क्या है। सही है। तो बस 5 चीजों के बाकी 3 चीजें और रह गई है। सही है, जिसका हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन, है ना, ये भी है। उसके बाद बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जो भी है, उसके अंदर हाइड्रेशन, एनर्जी, ये 3 चीजें रह जाएगी। तो मैं उसको अलग अलग छोटी छोटी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। इतनी बात क्लियर है। चलें तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एटॉमिक रेडियस के बारे में ना। तो देखिए, आप सब जानते होंगे कि जब हम सर्कल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सर्कल की। तो मैंने एक सर्कल बना दिया। अब मैंने आपको बोला कि मुझे इसका रेडियस बताओ, तो आप मुझे डायरेक्ट रेडियस बता सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर पहले तो मैं क्या करूंगा, डायामीटर मालूम कर लूंगा। डायामीटर को जब मैं हाफ कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा रेडियस। सही, सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। अब इसी के केस में अगर हम एटम की केस में बात करें तो रेडियस क्या होगा, है ना। रेडियस का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब है अब हमें बताना है एक एटम का रेडियस। इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक एटम है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के एटम में देखिए जरा, एक तो सबसे पहले एटम में होता है न्यूक्लियस, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स होते हैं। क्या होते हैं, शेल्स। तो आप सब जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और एटॉमिक नंबर हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद। तो ये तो क्लियर है। अब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, कितना है, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अगर आप देखें तो हमें फासला मालूम करना होता है। ध्यान से देखिएगा, हमें न्यूक्लियस से लेकर जो ये आखिरी शेल है यहां तक हमें मालूम करना होता है, और यही इसका रेडियस होता है एटम का। अगर इसके केस में बात करें लिथियम के, तो न्यूक्लियस से लेके जहां तक का ये आखिरी शेल है इसका, वहां तक का फासला इसका होगा, इसका रेडियस। तो अगर हम सोडियम के केस में बात करें तो यहां से लेके यहां तक होगा इसका रेडियस। तो अगर आप गौर करते जाए तो सबसे पहले हाइड्रोजन में न्यूक्लियस से और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो फासला है वो कम है। अगर आप लिथियम के देखें तो लिथियम के एटम में क्या है, न्यूक्लियस से आखिरी शेल का जो फासला है वो ज्यादा है। अगर आप सोडियम के केस में देखेंगे कि न्यूक्लियस का जो वैलेंस शेल से जो फासला है, जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी फासला, देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में तो आ रहा होता है, किसमें आ रहा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन होता है जो एटम के आखिरी शेल में आ रहा हो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेकर न्यूक्लियस तक का जो फासला होता है वो होता है एटम का रेडियस। उम्मीद है क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन कोई हार्ड बात नहीं है, तो सिंपल हम जबानी इसको बता सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स के दरमियान, डिस्टेंस बिटवीन हो गया, तो डिस्टेंस बिटवीन किसके दरमियान में, न्यूक्लियस के। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन ऑफ एन एटम, एटम भी लिखिएगा, इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई, जिसको हम बोलते हैं रेडियाई। क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने यही लिखी है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से कहां तक, न्यूक्लियस एंड और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दोनों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से लेके जो न्यूक्लियस तक का फासला है और एक एटम का नॉन एज, वो कहलाता है क्या, एटॉमिक रेडियाई। अब बात ये आती है स्टूडेंट्स कि हम कैसे एटम का रेडियस मालूम कर सकते हैं, ये बात है। क्योंकि हम किसी भी एटम का रेडियस आसानी से नहीं मालूम कर सकते, उसके लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, कोवेलेंट। सही है, कोवेलेंट रेडियाई होता है हमारे पास। क्या होता है, कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई मतलब दो सेम एटम, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, एक हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, क्या ले लिया, मॉलिक्यूल। तो उसके बाद आपको पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे होते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैं इस तरीके से बना के दिखाता हूं आपको। तो ये आ गया एक हाइड्रोजन का एटम, ये आ गया दूसरा हाइड्रोजन का एटम।
सही है, ये आ गई बात इतनी क्लियर। अरे अब हो क्या रहा है, ये दोनों मॉलिक्यूल बन गए। क्या बन गए? मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इनके बेस के पास, इस हाइड्रोजन के पास भी क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, और इसके पास भी क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा। इन दोनों के जो न्यूक्लियस का जो फासला होता है मैं बनाता हूं। देखिए ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, इतनी बात क्लियर है। अब ध्यान से देखते जाइएगा, ये आ गया इसका न्यूक्लियस और ये आ गया इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों का सेम ही होगा क्योंकि सेम एटम है। क्या है? वो भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, न्यूक्लियस दोनों का सेम है। अब हम करते क्या है, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि इन दोनों के दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान का जो फासला होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों का, क्योंकि हम एक एटम को इतना छोटा होता है कि हम उसका रेडियस बता ही नहीं सकते, तो इसलिए हम मॉलिक्यूल की फॉर्म में हम इसको बता सकते हैं। और वो क्या बता सकते हैं हम? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? दो न्यूक्लियस का फासला एक दूसरे से। क्लियर है? तो अगर देखें तो ये जो गोल जो हाइड्रोजन का एटम है वो थोड़ा अंदर की तरफ आया हुआ है, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और अगर आप इसको देखें ये भी इसके साथ थोड़ा अंदर आया हुआ है। तो इसका मतलब है जो हमें इस कोवेलेंट बॉन्ड के कोवेलेंट रेडियस जो हमें मिलेगा वो एक अप्रोक्स होगा। एक एटम का जो रेडियस हमें कोवेलेंट रेडियस के जरिए मिल रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए मिल रहा है, वो एक अप्रोक्स रेडियस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस आपको बता दूं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बता दूं इनके न्यूक्लियस का, तो वो होता है 74 पिकोमीटर। कितना होता है? 74 पिकोमीटर। अब हम क्या करते हैं, हम इसके जरिए मालूम कर लेते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालते हैं? अगर मैं 74 को डिवाइड कर दूं 2 से, हाफ कर दूं, मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा कोवेलेंट रेडियस। तो ये देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 इसको दिया, 2 7 जा 14। तो अगर आप यहां देखेंगे तो क्या देखेंगे? 2 3 जा 6, 1 इसको दिया, 2 7 जा 14, 37 हमें मिला इस हाइड्रोजन के एटम का रेडियस। क्लियर है इतनी बात? तो अगर आप रियल, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ये इतनी कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कंफर्म क्यों नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा अंदर की तरफ आ गया, इसकी वजह से रेडियस में फर्क पड़ा है। अगर आप रियल में अगर एटम का रेडियस देखेंगे ना स्टूडेंट, हाइड्रोजन के, वो है 53 पिकोमीटर। ये है हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस। तो ये तो बात क्लियर होगा, हम कोवेलेंट रेडियस के जरिए कोवेलेंट रेडियस मालूम करते हैं, क्योंकि जब दो एटम कंबाइन होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका रेडियस मालूम करते हैं। तो वो जो रेडियस हमें मिलता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हाफ करने के बाद, वो होता है एटॉमिक रेडियस, वो एक अप्रोक्स होता है। क्लियर इतनी बात? अब ध्यान सुनिएगा, तो ये तो एक मेथड हो गया, और भी है लेकिन हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक आयनिक रेडियस है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे ग्रुप ट्रेंड्स के बारे में, कि ग्रुप में कैसे एटॉमिक रेडियस जो है इंक्रीज हो रहा है और कैसे डिक्रीज हो रहा है, किस तरह डिक्रीज हो रहा है। जरा गौर करिएगा स्टूडेंट, ये मैंने आपके सामने बना चुका हूं, हाइड्रोजन का एटम, लिथियम का एटम, सोडियम का एटम, बेरिलियम, बोरॉन। क्लियर है? तो देखें इसमें गौर करें जरा, ये मैंने ज्यादा बना दिए, लेकिन हम एस ब्लॉक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एस ब्लॉक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमसे 2 पे फोकस करना चाहिए, लेकिन सब में एक ही प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखते हैं जरा, तो हो क्या रहा है, हाइड्रोजन, लिथियम, ये नीचे आ रहा है, डाउन द ग्रुप कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, या तो आप इसको बोल सकते हैं टॉप से लेके बॉटम तक आते हैं, टॉप टू बॉटम ऐसे बोलते हैं। और हम जब इस तरफ जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसको हम ये भी बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन के जो हमने एटॉमिक रेडियस देखा वो 53 पिकोमीटर था, और उसके बाद हमने लिथियम का देखा तो 152 पिकोमीटर था, उसके बाद हमने सोडियम का देखा तो 227 पिकोमीटर था। अगर आप गौर करें, जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो हो क्या रहा है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? आपको वजह बताऊं तो इंक्रीज होने की वजह यह है कि नंबर ऑफ शेल्स, अगर आप देखें हाइड्रोजन के एटम में तो एक शेल है, अगर आप लिथियम के एटम में देखेंगे तो 2 शेल है, एक ये और एक ये। अगर आप सोडियम के केस में देखेंगे तो 1 2 3 शेल है।
शेल इंक्रीज हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर हो रहे हैं। एक तो ये वजह। दूसरी वजह, अगर आप गौर करेंगे तो इनके एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर बढ़ रही है। क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन जितने मौजूद होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। क्लियर इतनी बात? तो वो भी बढ़ रहा है, सही, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। और शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? तो स्टूडेंट शील्डिंग इफेक्ट भी टॉप टू बॉटम होता है इंक्रीज, क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो ये शुरू के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शील्ड कर रहे हैं, सही, शील्ड कर रहे हैं, सही, आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड कर रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा अट्रैक्शन इसमें देगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको शील्ड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसका शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। इसमें ज्यादा शील्ड कर रहे हैं, उसमें कम कर रहे थे, उसमें कम कर रहे थे, ऊपर जाते हुए तो डिक्रीज ही हो रहा है, नीचे आते हुए देखेंगे तो बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, इतनी बात क्लियर है। अब ये तो हम समझ गए। अब हम देखते हैं कि अक्रॉस द पीरियड, या आप बोलेंगे लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है या कम होता है? आए देखें जरा। तो हमने जब देखा लिथियम के केस में 152 पिकोमीटर था, अब बेरिलियम पे आ गए, बेरिलियम पे कितना है? 112 पिकोमीटर। जब हम बोरॉन पे आ गए तो 85 पिकोमीटर। तो हम क्या देख रहे हैं? जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ग्रुप के अंदर, तो हो क्या रहा है कि एटॉमिक रेडियस जा रहा है डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस। तो हम ये समझ गए। तो अब ये डिक्रीज होने की वजह क्या है, जरा ये भी देखते हैं। तो अगर आप यहां देखें तो पीरियड्स में होता क्या है, सेकंड पीरियड की बात करूंगा तो सेकंड पीरियड में जितने भी एलिमेंट आ रहे होंगे उनके नंबर ऑफ शेल उतने ही रहेंगे, 2। अगर हम तीसरे ग्रुप के पीरियड में जा रहे हैं, तो तीसरे पीरियड में अगर देखेंगे तो सारे एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तीसरे ही, सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? तीसरे ही शेल में होंगे। तो ये अब देखिए दूसरा पीरियड है, दूसरा पीरियड है पूरा। तो दूसरे पीरियड में होता क्या है कि दो हमारे को शेल दिख रहे होते हैं, 1 2 1 2 1 2। तो शेल थोड़े इंक्रीज हो रहे हैं, शेल तो कांस्टेंट है, 2 ही शेल है। सिर्फ इंक्रीज हो क्या रहा है? इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? प्रोटॉन्स। क्या है? प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन तो इंक्रीज हो रहा है ना। देखिए जरा, तो यहां पर लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज हम पॉजिटिव को बोलते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है? आप बोलेंगे सर हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से क्या फर्क पड़ रहा है ना, तो आपको बताऊं, न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ रहा है उसकी वजह से अट्रैक्शन भी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन में। तो इसकी वजह, क्योंकि शेल तो नहीं बढ़ रहे ना, इसमें तो सीधा सीधा शेल बढ़ रहे थे, तो वो उसकी वजह से अलग अलग रीजन बन रहे थे। लेकिन यहां तो शेल नहीं बन रहे, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। कितना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे? तो उसकी वजह से होता क्या है? साइज छोटा हो जाता है। अट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो जाता है। अगर इस केस में देख रहे थे हम लोग तो नंबर ऑफ शेल की वजह से फासला बढ़ रहा था ना, इसकी वजह से। लेकिन यहां तो फासला हर जगह सेम ही है, सेम ही है, क्योंकि शेल कांस्टेंट है। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से, प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में ज्यादा अट्रैक्शन हो रही है। इसकी वजह से क्या होता है? जो साइज होता है ना एटम का, वो हो जाता है स्मॉल। इतनी बात क्लियर है। जब भी हम बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, नंबर ऑफ मतलब न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से एटॉमिक साइज हो जाता है डिक्रीज। इतनी बात क्लियर। तो अब स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम किसके ऊपर? अब हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई के ऊपर। कि आयनिक रेडियस है क्या, जरा तो वो भी अंडरस्टैंड कर लें। तो आइए जरा देखते हैं आयनिक रेडियस क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब यहां बात करने वाले हैं आयनिक रेडियस के बारे में कि आयनिक रेडियस क्या है। तो आयनिक मतलब आयन है ना। आयन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास 2 तरह के आयन होते हैं। एक तो होता है एनायन और एक होता है कैटायन। कैटायन होता है पॉजिटिव, एनायन होता है नेगेटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब होता है? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां देखा Na और इसके ऊपर लिख दिया प्लस। तो ये प्लस जो है वो एक कैटायन है। इसका मतलब ये है कि सोडियम के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन हो गया कम।
अगर मैं यहां देखूं फ्लोरीन माइनर, तो इसका मतलब है फ्लोरीन के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, फ्लोरीन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। इतनी बात क्लियर है ना? क्लियर है इतनी बात? चलें आगे बढ़ते हैं। अब यही टॉपिक है हमारा आयनिक रेडियस। तो अब ध्यान से आपको मेरी बातों पे कंसंट्रेशन करना है। तो यार लिखा हुआ था डिफरेंस बिटवीन, लेकिन डेफिनेशन एटॉमिक रेडियस की और आयनिक रेडियस की सेम है, सिर्फ फर्क क्या है आयन का और एटम का। तो द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आयन, उसमें क्या लिखा था? ऑफ एन एटम इज नोन एज आयोनिक रेडियस। आए समझे इसको? तो स्टूडेंट्स अगर हम लिथियम के केस की बात करें तो मैंने यहां लिखा लिथियम पॉजिटिव। लिथियम का लिख दिया मैंने, अब आयन की बात है ना तो मैंने लिख दिया लिथियम पॉजिटिव, क्योंकि जो अल्कली मेटल्स हैं वो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं, है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, तो इनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव, क्योंकि इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो देखिए लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करा, तो ध्यान सुनिएगा, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद थी पहले 3 थी और प्रोटॉन की तादाद कितनी थी? 3। जब इसने लिथियम का आयन बना तो इसने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था मतलब इसने लॉस कर दिया। क्या कर दिया? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट से लॉस कर दिया, तो अब यहां पर इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब 2। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या सवाल है कि अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं, क्या अब इसका रेडियस एटॉमिक रेडियस जितना होगा क्या? तो आपका जवाब आ चुका होगा सर नहीं, क्योंकि जब हमने एटॉमिक रेडियस लिया था तो इसके पास एक और शेल था, अब वो खत्म हो गया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो अब कम, इसका मतलब है यहां से यहां आया है तो इसका एटॉमिक रेडियस से हमेशा याद रखिएगा, एटॉमिक रेडियस हमेशा ज्यादा होगा आयोनिक रेडियस से। दिमाग में भी डालें, फिर रिपीट कर रहा हूं, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा हमेशा आयोनिक रेडियस से। इतनी बात क्लियर? चलें अब ध्यान से देखें, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो हुआ क्या? अब न्यूक्लियस जो प्रोटॉन है वो तो 3 है, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो मुझे बताएं कि प्रोटॉन अब क्या ज्यादा अट्रैक्शन से इनको इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो उनको ज्यादा अट्रैक्शन से अट्रैक्ट नहीं करेगा? तो आप बोलेंगे सर करेगा, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है निस्बतन किसके? इलेक्ट्रॉन के। तो प्रोटॉन अब ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा और इसका जो एटॉमिक मतलब आयनिक रेडियस है, क्योंकि आयन बन चुका था तो आयनिक रेडियस क्या हो गया? स्मॉल हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? अगर हम यहां देखें, अब सोडियम पे आते हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हुआ क्या सोडियम के केस में? सोडियम बन गया एक आयन, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन थे पहले 11 और प्रोटॉन भी कितने थे? 11। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो ये होगा 10। इसका मतलब इसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल क्या हो गया? शेल कम हो जाएगा, इसका शेल कम हो जाएगा। जब स्टूडेंट इसका शेल कम होगा तो सोडियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो कम हो जाएगा, और एटॉमिक रेडियस से आयनिक रेडियस हमेशा कम होता है। सही है? क्लियर इतनी बात? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या हुआ? इसका एक शेल कम हो गया। अगर देखें प्रोटॉन अब भी 11 है, जबकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। कितने हैं? 10 है। तो हो क्या रहा है? अब प्रोटॉन इसको भी ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। प्रोटॉन क्या करेंगे? इसको भी ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका भी जो होगा आयनिक रेडियस वो हो जाएगा स्मॉल। लेकिन इससे तो ज्यादा ही होगा, लिथियम से तो ज्यादा ही होगा ना सोडियम का एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस। तो इसलिए हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम क्या होता है? आयनिक रेडियस होता है इंक्रीज। क्या होता है? आयनिक रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स? इंक्रीज होता है। क्लियर है इतनी बात? आयनिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्या लिखेंगे? आयनिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इतनी बात क्लियर है? तो अभी यहां पर अब हम बात करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या तो आप बोलेंगे अक्रॉस द पीरियड क्या होगा? आयनिक रेडियस बढ़ेगा या कम होगा? आइए जरा देखते हैं इसको भी। तो अगर हम गौर करें तो लिथियम के मैंने केस के बारे में बता चुका हूं, इसका तो छोटा है, शेल तो सब में कांस्टेंट रहेगा ना, लेकिन अब ध्यान से फोकस करिएगा, फोकस करने वाली बात है। तो अब ये क्या करेगा? बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं ये लोग। क्या करते हैं? 2। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो होगा क्या? इसका भी शेल क्या हो जाएगा?
खत्म, आखिरी शेल क्या हो जाएगा, खत्म, इसके बाद भी एक बचेगा। तो अगर आप यहाँ केस की बात करें तो यहां पर होगा क्या, ये बचेगा। तो यहां पर हमने देखा कि आयनिक रेडियस होगा क्या, डिक्रीज होगा। क्या होगा, आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या होगा, आयनिक रेडियस हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट से राइट जाते वक्त होगा आयनिक रेडियस डिक्रीज, भले ही वो थोड़ा कम होगा लेकिन होगा जरूर। डिक्रीज होगा आयनिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड। देख सकते हैं आप लोग, क्लियर इतना, क्योंकि अट्रैक्शन कम हो रही है ना स्टूडेंट, प्रोटॉन की तादाद उसके अंदर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां पर बताया इलेक्ट्रॉन 4 है और प्रोटॉन कितने हैं, 4। प्रोटॉन कितने हैं, 4। अब इलेक्ट्रॉन ने 2 लॉस कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 2। कितने कर दिए, 2। तो प्रोटॉन तो अभी भी 4 है, जबकि इसके केस में देखें प्रोटॉन 3 है। अब यहां प्रोटॉन 4 है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा, इससे ज्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा। तो इसकी वजह से लिथियम से जो बेरिलियम होगा उसका आयनिक रेडियस कम होगा, क्योंकि अब यहां पर देखिए न्यूक्लियर चार्ज यहाँ 3 था, न्यूक्लियर चार्ज यहाँ 4 है, तो ज्यादा चार्ज न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से एटम पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इससे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से बेरिलियम का जो आयनिक रेडियस होगा वो लिथियम के मुकाबले में छोटा होगा बेरिलियम का। उम्मीद है तो इसी तरह इसका छोटा होगा, तो ये चलता रहेगा। क्लियर इतनी बात, तो समझ गए होगा आप लोग कि हो क्या रहा है दरअसल यहाँ पर। क्लियर है, तो इस तरीके से लेफ्ट टू राइट में आयनिक रेडियस होगा क्या, डिक्रीज। और याद रखिए क्या, ये तो पॉजिटिव की बात करिए, नेगेटिव भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है, नेगेटिव। शुरू में 4-5 के अंदर जो जिस चीज से पॉजिटिविटी आती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर तो आप समझ गए जब भी पॉजिटिव आएगा आयनिक रेडियस होगा डिक्रीज। पॉजिटिव जब भी आएगा क्या होगा, आयनिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज। लेकिन जब नेगेटिव आएगा, जैसे कि फ्लोरीन का एटम, उसके साथ क्या आता है, नेगेटिव आता है। मतलब नेगेटिव क्या, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। देखिए अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन होगा 10, प्रोटॉन कितने हैं, अभी भी 9 है। तो इसका मतलब हुआ क्या, अब क्या होगा, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन जीत जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, जीत जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, दूर चले जाएंगे। और दूर जाने पर फ्लोरीन का एटम क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझे, क्योंकि प्रोटॉन की ताकत कम है तो न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज चार्ज की डिक्रीज होने की वजह से जो थोड़े इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा दूर हो जाएंगे, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, पहले इतना था उतना हो गया, बढ़ गया। तो ये होता है, शुरू में तो इनकी डिक्रीज हो रहा होता है, उसके बाद फिर थोड़ा, उसके बाद 3-4 में तो डिक्रीज हो गया, उसके बाद फिर बढ़ता है, फिर कम हो रहा होता है। समझे, समझ में आई कोई बात, मैं फिर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। शुरू में बढ़ रहा होता है वो, मतलब डिक्रीज हो रहा होता है, यहां से थोड़ा ज्यादा था, उसके बाद डिक्रीज हुआ, उसके बाद डिक्रीज हुआ, उसके बाद डिक्रीज हुआ। समझे, उसके बाद जो एक और जो आगे के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या, आगे के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद कर रहे होते हैं। तो वो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं तो उसके बाद ज्यादा, फिर उसके आगे वाले का उससे कम, उसके आगे वाले का उससे कम, तो डिक्रीज ही हो रहा होता है। इस तरीके से हम देखें तो क्लियर इतनी बात। चलो स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर है, हम समझ गया कि टॉप टू बॉटम क्या होगा, आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा, और मतलब लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, आयनिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो अब बात कर ले स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कि है क्या। तो डेफिनेशन में गौर करें तो यहां लिखा हुआ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल to attract the shared pair of electron is not towards itself is known as electronegativity। उम्मीद है क्लियर है। चले मैं आपको और क्लियर करूं, जरा देखिएगा। H2O ये वाटर है। अब अगर आप यहां पे मैं बोलूं कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो आप लोगों का जवाब होगा सर ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट। तो अगर आप यहां गौर करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है जबकि हाइड्रोजन कम। तो अब हम यहां गौर करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सिंपल ये कि अब यहां देखें तो हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो आप बोलेंगे सर एटम सेम है, इनका रेडियस सेम होगा,
तो ये जो पावर लगाएंगे न्यूक्लियस के दरमियान में जो अट्रैक्शन होगी वो भी सेम होगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दोनों ही सेम फोर्स लगाएंगे तो इनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आएगी, समझे। तो यहाँ पर जो दोनों अपने फोर्सेस सेम लगाएंगे, ये फोर्स यहाँ लगाएगा, ये फोर्स यहाँ लगाएगा, हो जाएगा कैंसल आउट। कैंसल आउट है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होगा, समझे, कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होगा। लेकिन इस केस में अगर देखें, क्योंकि इस केस में कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, लेकिन अब इस केस में अगर हम देखें वाटर के केस में तो होता क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो होगा क्या कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अपीयर हो जाएगा, किसके ऊपर अपीयर हो जाएगा, ऑक्सीजन के, और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। याद रखिएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो आ जाता है, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके ऊपर कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर हो गई ना। चले अब यहां पर हमें तो देखना है कि ग्रुप में ये क्या चक्कर है। तो सिंपल मैं आपको बता दूं, आप इस मेथड को यूज कर लीजिएगा कि फोर्स डायरेक्टली रिलेशन करती है Q1 Q2 से, और फोर्स इनवर्स रिलेशन में रखती है रेडियस से, है ना। पढ़ा ना कूलम फ्लो आपने पढ़ा होगा, चाहे नहीं पढ़ा आपने शायद, है ना, लेकिन याद रख लीजिएगा। अभी आपने नहीं पढ़ा होगा फर्स्ट तो ये पढ़ा तो होगा स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा जिसने, तो उसको पता होगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको नहीं पता होगा। चले आया देखते हैं। तो हो क्या रहा है कि फोर्स ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होगी मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगी किसमें, जब जिसका चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। और फोर्स कब ज्यादा होगी, जब उस एटम का रेडियस कम होगा। उम्मीद है क्लियर है। चले आपको समझाऊं। तो अब यहां देखिए, हमने पढ़ा है कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं एटॉमिक रेडियस हो जाता है इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ शेल हो रहे होते हैं इंक्रीज। तो मैं यहां लगा देता हूं कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज सही है। और एटॉमिक रेडियस कहां डिक्रीज होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज एटॉमिक रेडियस। क्लियर है बात। अब ध्यान से सुनिएगा, हमने पढ़ा है कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसके अंदर टेंडेंसी क्या, सलाहियत इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कम होगी, पढ़ा है ना हमने यहां पर। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं एटॉमिक साइज बढ़ रहा होता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, जब ये बढ़ेगा तो होगा क्या, फोर्स क्या हो जाएगी कम, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी कम। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका एटम भी, जिस भी एटम का रेडियस ज्यादा होगा ना उसके अंदर अट्रैक्शन जो होगी वो कम होगी। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब हम समझ गए कि जब भी हम डाउन द ग्रुप आएंगे, डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इतनी बात क्लियर है। डाउन द ग्रुप क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन एटॉमिक साइज क्या है, बड़ा है। तो एटॉमिक साइज के बड़े होने की वजह से, ग्रेटर होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। क्लियर है। अब अगर हम यहां गौर करें स्टूडेंट्स, लेफ्ट टू राइट में हो क्या रहा है, लेफ्ट टू राइट में हमें पता है कि एटॉमिक साइज हो रहा होता है डिक्रीज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज हो रहा होता है इंक्रीज। ये तो आपको सबको पता है। तो होता क्या है स्टूडेंट, एटॉमिक साइज अगर कम होगा, एटॉमिक साइज अगर कम होगा, कम है, तो फिर अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो होगा क्या, लेफ्ट टू राइट जाने में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट। अगर गौर करें जरा तो लिथियम और कार्बन में गौर करें या हाइड्रोजन में गौर कर लें तो ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन और कार्बन, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन होगा। उसके बाद अगर देखें लिथियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन, तो आप बोलेंगे सर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
क्योंकि लिथियम कहां पर आ रहा है, लिथियम का एटॉमिक रेडियस कार्बन के एटॉमिक रेडियस से ज्यादा है, तो इसलिए कार्बन का, क्योंकि हमने पढ़ा है ना जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। वैसे ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होते हैं। क्लियर? तो यहां पर ऑक्सीजन की कार्बन से भी ज्यादा, नाइट्रोजन की कार्बन से भी ज्यादा होगी। समझे? तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। आपको रीजन पता है, क्योंकि एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम होता है इंक्रीज और लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज होता है डिक्रीज। सिंपल फंडे को याद कर लें, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया कि टेंडेंसी एक एटम की मॉलिक्यूल के अंदर कि किस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ अपने आप से। समझे? कितने से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझे? क्लियर है इतनी बात? तो जल्दी से अब बढ़ लेते हैं। आखिरी चीज जो अब हमें पढ़नी है वो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी भी और हम जिसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी। क्लियर है? जल्दी से मूव कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या आप इसको बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, या तो आप इसको बोल सकते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इतनी बात क्लियर? चलिए आज इसकी डेफिनेशन को पढ़े पहले, ताकि इसको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तब इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसान है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। उम्मीद है क्लियर है? तो हमें जो मिनिमम कम से कम जो एनर्जी चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल, किसको बोलते हैं आखिरी शेल, जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। उम्मीद है इतनी बात क्लियर हो चुकी है आपको। अब हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि ग्रुप में इसका क्या किरदार है। चलिए जरा समझते हैं। तो हाइड्रोजन की बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले ही शेल में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर आप यहां गौर करें एक ही होता है इलेक्ट्रॉन। अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स तो इसका न्यूक्लियस से जरा फासला देखिए कितना है। न्यूक्लियस से फासला तो बहुत ही ज्यादा करीब है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि इनके अंदर अट्रैक्शन भी ही इतनी ज्यादा होगी, इनके दरमियान अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस अगर आप देखें तो बहुत कम है, और जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान का फासला अगर आप देखें, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला देखेंगे तो वो बहुत कम है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो स्टूडेंट क्या होगा? अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से हमारा मुश्किल हो जाएगा एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना, उसके वैलेंस मतलब एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी के निकालना। तो इसके लिए अगर हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन का हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। समझे? ज्यादा एनर्जी, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, जहां अट्रैक्शन होती है वहां पर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, एक बॉल ली, सही है, इसको टाइट पकड़ लिया बिल्कुल। अब मैंने एक बच्चे को बोला इसको छुड़ाओ। क्या बोला मैंने? इसको छुड़ाओ। अब मैंने अपनी पूरी जान लगाई हुई है, तो अब वो भी अपनी पूरी बहुत मेरे से ज्यादा अगर वो जान लगाता है तो जब भी तो वो निकाल पाएगा उस बॉल को। समझ में आई बात? तो मैंने अब एग्जांपल ये ले कि मैंने एक बॉल ली, सही है, और वो मैंने हल्के से पकड़ ली, बस हाथ में रखी हुई, समझ लिया, हाथ में हल्का से पकड़ लिया बस। तो बच्चा क्या करेगा? हल्का आगे थोड़ा जान लगाएगा, थोड़ी सी जान लगाएगा, थोड़ी सी अपनी एनर्जी जाया करेगा और बॉल को ले लेगा मुझसे। अगर मैंने उसी जगह अपनी ज्यादा एनर्जी लगा के रखूंगा तो उसको भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉल को निकालने के लिए मेरे हाथ से। तो वही बात है कि यहां पर अब जो हाइड्रोजन और मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में जो अट्रैक्शन हो रही है वो ज्यादा है। तो अगर हम चाहते हैं इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो हमें भी क्या काम करना पड़ेगा? हमें भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लें। इतनी बात के लिए अगर हम लिथियम के केस में बात करें तो इसका जो फासला है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का वो थोड़ा ज्यादा है हाइड्रोजन के मुकाबले में। तो इसका मतलब है अब हमें हाइड्रोजन के मुकाबले में लिथियम में कम एनर्जी देनी पड़ेगी इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। और हम अगर सोडियम की बात करें तो इसका फासला और ज्यादा है न्यूक्लियस से, तो इसका मतलब हमें क्या, अब हमें इससे लिथियम से भी कम एनर्जी इसके अंदर देनी पड़ेगी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्या समझ में आया कि डाउन द ग्रुप जैसे हम आते जा रहे हैं
न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला बढ़ता जा रहा है और एटॉमिक साइज भी इंक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जा रहा है डाउन द ग्रुप, तो एनर्जी कम देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला, ये कंक्लूड हमने करा कि जब भी हम डाउन द ग्रुप आएंगे, सही है, तो क्या होगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल वर्डों में लिखता हूं मैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझे क्यों होगा, बताया ना, एनर्जी कम देते जा रहे हैं ना, जब भी हम नीचे आते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप आते जा रहे हैं, तो हम एनर्जी कम करते जा रहे हैं। हाइड्रोजन को हमने ज्यादा एनर्जी दी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लिथियम में हमने उससे कम दी, उसके बाद हमने उससे कम दी, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ये कम होती जा रही है डाउन द ग्रुप, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर इतनी बात। अगर हम लेफ्ट टू राइट की बात करें, जरा अक्रॉस द पीरियड की बात करें स्टूडेंट, तो होगा क्या, जरा आए वॉच करते हैं इसके अंदर। तो यहां देखिए, सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूं लिथियम के केस के अंदर। लिथियम के केस में देखें तो यहां से न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो फासला है वो सब में सेम रहेगा, ये तो बात आपको सबको पता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है, रेडियस इनका समझ ले लगभग सेम ही होगा ना। लेकिन आपको पता है आयनिक मतलब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज किस वजह से होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसकी वजह से इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज हो रहा होता है ना, क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है, ये वजह होती है। तो आप ध्यान सुनिएगा। अब अगर हम इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखें लिथियम के, तो वो न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा दूर है, सही है, थोड़ा दूर है। अब अट्रैक्शन क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में अगर हम देखें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहां अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा कम होगी, क्या होगी, थोड़ी कम होगी। समझ में आई मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल समझता हूं, उसको समझाता हूं आपको। यहां प्रोटॉन कितने हैं, 3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3। क्लियर। अब मैंने क्या करा, यहां पर हमने देखा तो उसके वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो अट्रैक्शन कम है। अब इसके मुकाबले में अगर आप यहां देखें, अब यहां पर हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इतनी नहीं देनी पड़ेगी जितनी इसके अंदर देनी पड़ेगी। देखिए अब ध्यान से देखें, अगर इधर देखें, गौर करें जरा, बेरिलियम के केस में, बेरिलियम में प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 4, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब ध्यान से देखें, अब न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन भी बढ़े, तो अब इनके दरमियान में अट्रैक्शन, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनके दरमियान में अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है नहीं होता है। और आप सब जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज होगा ना स्टूडेंट, तो होगा क्या, हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा। जब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होने की वजह से क्या होता है, देखिए ये समझ ले, प्रोटॉन है, क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब मैंने इसी जगह यहां पर क्या हुआ, अट्रैक्शन बढ़ी, तो अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये आ गया इधर, पहले कहा था इधर, अब इधर आ गया, अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से, समझे। तो यही चीज हो रही है, यहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन भी बढ़ रहा है साथ, तो अट्रैक्शन भी बढ़ रही है। क्या हो रही है, अट्रैक्शन, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहे होते, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहते हैं। क्या इंक्रीज हो रहा होता है, आप सब बताएंगे, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, इसका एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज हो रहा है, और एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की वजह से जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला है वो कम हो गया। क्या हो गया, कम होने की वजह, एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की वजह से हो क्या रहा है स्टूडेंट, एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की वजह से, फॉर एग्जांपल देखें जरा, एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने की वजह से हो क्या रहा है, एटॉमिक साइज इसके मुकाबले में इसका छोटा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ, तो अब प्रोटॉन से मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का फासला करीब हो गया, करीब होने की वजह से अब हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी लिथियम के मुकाबले में। अब हम ज्यादा एनर्जी देंगे जब ही हम बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे। और हम इस केस की बात करें तो और अट्रैक्शन बढ़ गई, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से अब हमें बोरॉन में ज्यादा मतलब ज्यादा
एनर्जी देनी पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो हमने क्या कंक्लूड किया, हमने क्या समझा कि जब भी हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे सही है, तो होगा क्या, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस से फासला कम होता जा रहा है, और कम होता जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो यहां जाके हमने कंप्लीट कर लिया इन 5 चीजों को जो हमें समझना था। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से सब चीजें क्लियर है, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन बेट करके ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो कर ले, ताकि मैं आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो सुनो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए